हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में जो हमारा चैप्टर चल रहा है फंजाई यानी कवकों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसी में हम आगे जो है अगला कवक जिसका नाम है राइजोपस। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो राइजोपस की संरचना पर आधारित है, यानी राइजोपस क्या होता है और इसकी जो संरचना होती है, कायिक संरचना जो होती है वो किस प्रकार की होती है। तो राइजोपस या राइजोपस की संरचना आप इस प्रकार से जो है आज के टॉपिक को देखेंगे और चित्र के माध्यम से आसानी से समझेंगे, जिससे जो है बढ़िया समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक नाम है वो है आपकी राइजोपस की संरचना। ठीक है, तो राइजोपस की संरचना देखिए क्या होता है। राइजोपस, सबसे पहले राइजोपस एक मृतोपजीवी कवक है। क्या है ये? फंजाई है और कवक है। और कैसा है? मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी का मतलब होता है जो हमारे मृत कार्बनिक पदार्थ और मृत जीव होते हैं, यानी मृत जीवों का ये भक्षण करके अपना जीवन यापन करता है। यानी राइजोपस कवक मृतोपजीवी जीवों का या मृत जीवों का भक्षण करता है, इसलिए इसको जो है मृतोपजीवी कवक कहा जाता है, फंजाई कहा जाता है। इसके कवक तंतु, अब इसकी संरचना के बारे में बताया जा रहा है कि इसके जो कवक तंतु होते हैं वो शाखित, पटहीन, रंगहीन, बहुकेंद्रकी तथा रिक्तिका युक्त होते हैं। यानी कि जो इसकी संरचना है वो कैसी होती है? कवक तंतु होते हैं। तंतु मतलब धागे जैसी संरचना होती है। कवक तंतु शाखित होते हैं, कई शाखाओं में बटे हुए होते हैं। पटहीन यानी इनकी जो संरचना है वो पत्ती जैसी पट संरचना नहीं होती है, यानी किसी पत्ते जैसी संरचना या तख्ती जैसी संरचना नहीं होती है। देखिए ये राइजोपस की संरचना बनाई गई है जैसे बताया गया कि कवक तंतु शाखित। तो देखिए ये एक कवक तंतु का स्टोलन है, आधार है, इस आधार से कई शाखाएं निकली हुई हैं, यानी तो इसकी संरचना जो है वो शाखित, पटहीन। पटहीन का मतलब होता है पट्टी जैसी संरचना, इस प्रकार से यानी मोटी पट्टी जैसी संरचना या तख्ती जैसी संरचना। जैसे आपकी स्पाइर वगैरह की जो संरचना होती है वो पट जैसी संरचना होती है, पट्टी जैसी संरचना होती है। जबकि राइजोपस की जो संरचना है वो कवक तंतु जो राइजोपस के हैं वो शाखित और धागे जैसे होते हैं, तंतु जैसी संरचना होती है। इसलिए बताया गया है कि इसकी संरचना पटहीन और रंगहीन, यानी इसमें कोई रंग नहीं होता है। बहुकेंद्र की, यानी इनके शरीर में बहुत सी केंद्रक उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं, तथा रिक्तिका युक्त होते हैं। रिक्तिका यानी वैक्यूल। वैक्यूल जो है ये पादप कोशिका में और यानी उपस्थित होती हैं, प्लांट सेल में कोशिकाओं में वैक्यूल्स उपस्थित होती हैं। तो जो वैक्यूल्स हैं वो इनमें पाई जाती हैं। राइजोपस में भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन, यानी जो राइजोपस है वो भोजन को ग्लाइकोजन तथा तेल के रूप में यानी कि ऑयल के रूप में जो है संचित करता है। क्योंकि हर कोई जीवित जीवधारी जंतु पादप जो है अपने शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं और उस भोजन को किसी न किसी रूप में जो है संचित करते हैं। यानी जब वो भोजन नहीं लेते हैं या भोजन ना लेने की स्थिति में उनके शरीर में संचित भोजन जो है, संचित भोजन के द्वारा या संचित ऊर्जा को उपयोग कर लिया जाता है, उपयोजित कर लिया जाता है। तो उसी प्रकार से जो राइजोपस है ये अपने शरीर में भोजन को ग्लाइकोजन तथा तेल के रूप में संचित करता है। इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज एक पदार्थ है। तो इसकी जो कोशिका भित्ति है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि पादपों की जो कोशिका भित्ति है उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ऐसा आपने पढ़ा है।
तो जब पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है तो उनमें जो आपका कवक है, फंजाई है, उसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। यानी तो ये इसके बारे में बेसिक जानकारी बताई गई। फिर एक बार देख लेते हैं कि जो राइजोपस है वो एक मृतोपजीवी कवक है यानी फंजाई है, और इसका जो शरीर होता है वो तंतु जैसा होता है, धागों जैसा, शाखित, पटहीन, रंगहीन। पटहीन यानी इसमें पट नहीं पाए जाते हैं, और ये रंगहीन, बहुकेंद्र की तथा रिक्तिका युक्त होता है। यानी इनके शरीर में कई सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं तथा साथ में कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग, रिक्तिका यानी कि इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं, वो भी पाया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें जो भोजन है राइजोपस में वो ग्लाइकोजन तथा तेल के रूप में जो है संचित होता है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज पदार्थ की बनी होती है। इसके बाद इसके कवक तंतु 3 प्रकार के होते हैं। यानी जो राइजोपस का तंतु है, कवक जो है राइजोपस, उसका तंतु 3 प्रकार से बना होता है। यानी उसके शरीर को, राइजोपस के शरीर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो उन तीनों भागों का हम अध्ययन अभी करते हैं आगे। देखिए पहला भाग है यहाँ पर भूस्तारी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोलन। भूस्तारी से तात्पर्य है, भू माने होता है जमीन और स्तारी माने जमीन में फैलने वाला, जमीन में फैलने वाला, जिसको भूस्तारी कहते हैं, स्टोलन, और इसको इंग्लिश में स्टोलन कहा जाता है। देखिए ये राइजोपस का स्ट्रक्चर बनाया गया है, कायिक संरचना बनाई गई है। इस कायिक संरचना में जो ये आधारी भाग है ये स्टोलन कहलाता है, भूस्तारी कहलाता है, क्योंकि ये जो भाग है आधारी भाग यही भूमि पर फैलता है और भूमि पर आकार में बढ़ता है और एक जगह पर कई कई कवक तंतुओं का निर्माण करता है। यानी ये आकार में बढ़ता जाता है और बढ़ने के साथ साथ में कई सारे कवक तंतु निकलते हैं। तो भूस्तारी की संरचना देखिए, ये तंतु आधारीय पदार्थ पर क्षैतिज रूप में चारों तरफ फैले रहते हैं। यानी जो भूस्तारी है, स्टोलन है, ये आधारीय पदार्थ पर, आधारी पदार्थ का मतलब है जहां पर ये कवक तंतु उत्पन्न होते हैं उस स्थान से। यानी मिट्टी पर अगर ये कवक तंतु नम मिट्टी में उत्पन्न हुए हैं तो उस नम मिट्टी पर स्टोलन वाला भाग, भूस्तारी वाला भाग क्षैतिज दिशा में, यानी भूमि के क्षैतिज, अगर ऊर्ध्वाधर होता तो ऊपर की ओर बढ़ता, तो ऊपर की ओर नहीं बढ़ता है, ये जमीन में नीचे नीचे फैलता है, इसलिए इसे क्षैतिज रूप में यानी इस प्रकार से फैलता है। और ऐसे होता तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर लिखा होता, तो ये ऊर्ध्वाधर नहीं फैलता है, ये क्षैतिज रूप में फैलता है। तो इसका जो स्टोलन भाग है ये जिस आधारी भाग पर ये कवक तंतु उत्पन्न होते हैं उस आधारी भाग पर चारों तरफ क्षैतिज रूप में फैलता है। ये अपेक्षाकृत मोटे शाखामय होते हैं। यानी जो भूस्तारी होते हैं इनकी जो शाखा होती है वो मोटी होती है। देखिए ये जो शाखा बनी हुई है, ये शाखा अपेक्षाकृत, जो इसके कवक तंतु ऊर्ध्वाधर गए हैं उसके अपेक्षाकृत ये शाखा जो है मोटी होती है। आप इस शाखा को थोड़ा मोटा बना सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको आसानी में समझ में आएगा कि कौन सी शाखा मोटी होती है। क्योंकि स्टोलन वाला जो भाग है राइजोपस का वो मोटा होता है, ये आधारी भाग से चिपकता है, आधारी पदार्थ से जुड़ा हुआ होता है, और इसी आधारी भाग से जुड़ने के बाद स्टोलन से कई जो है राइजोपस के कवक तंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में जो है वृद्धि करते हैं। देखिए ये एक स्थान से कई यानी 3 यहाँ पर दिखाए गए हैं, 3 कवक तंतु जो है ऊपर की दिशा में वृद्धि की है। इसी प्रकार अगले जगह पर देखिए, दूसरी जगह पर जहाँ से कवक तंतु निकले हैं वहाँ पर भी 3 कवक तंतु ऊपर की दिशा में दिखाए गए हैं। तो समझ में आया कि ये जो राइजोपस का आधारी भाग है वो स्टोलन कहलाता है, भूस्तारी कहलाता है, और वो भाग
जिस पदार्थ से यानी जिस स्थान से मिट्टी से या और जहाँ कहीं भी कवक तंतु उत्पन्न होते हैं वो भूमि में क्षैतिज दिशा में चारों तरफ वृद्धि करता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट मूलाभास, जिसको इंग्लिश में राइजॉइड्स कहते हैं। मूलाभास समझ में आ गया, मूल माने जड़ होता है और भास माने मूल भास, यानी जड़ों का विकास जब कई छोटी छोटी और जड़ों से मिलकर के होता है तो ये पूरा एक जाल सी संरचना बना लेती है। वो जाल सी संरचना मूलाभास या राइजॉइड्स कहलाती है। तो इसका देखिए क्या विशेषता है और क्या चीज है। स्टोलन की अधर सतह से स्थान स्थान पर मूलाभास निकले रहते हैं, यानी जो स्टोलन था, जो भूस्तारी वाला भाग था, उस भूस्तारी वाले भाग के अधर सतह से यानी नीचे की सतह से स्थान स्थान पर ये मूलाभास, देखिए यहां पर ये मूलाभास निकले हुए हैं। इसके बाद इतना जगह छोड़ करके फिर आगे थोड़ी आगे जगह पर जो है मूलाभास विकसित हुए हैं। नीचे लिखा हुआ है राइजॉइड्स यानी कि मूलाभास। तो पहली लाइन समझ में आ रही है कि जो स्टोलन वाला भाग है उस स्टोलन वाले भाग के अधर तल पर कुछ कुछ दूरी के स्थान पर या कुछ कुछ स्थान पर मूलाभास निकले रहते हैं या मूलाभास विकसित होते हैं। मूलाभास से एंजाइम स्रावित होते हैं जो आधारीय ठोस और अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील बनाते हैं। यानी मूलाभास का काम बताया गया है, वर्क बताया गया है कि क्या वर्क करते हैं मूलाभास। तो मूलाभास से जो है एंजाइम्स निकलते हैं, विकर निकलते हैं, यानी जो ये राइजॉइड्स हैं, जो ये जड़ें दिखाई दे रही हैं, इन मूलाभासों से एंजाइम का स्राव होता है, यानी एंजाइम स्रावित होते हैं। और वो एंजाइम क्या काम करते हैं, आधारी ठोस और घुलनशील पदार्थों को अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील बनाते हैं। यानी ये जो राइजॉइड्स हैं मूलाभास, ये जिस ठोस आधारी पदार्थ से चिपकते हैं, जहां ये उत्पन्न होते हैं, उनसे ये पदार्थों का अवशोषण करते हैं, ठोस पदार्थों का अवशोषण करते हैं, अघुलनशील पदार्थों का अवशोषण करते हैं। तो जो इनसे एंजाइम स्रावित होते हैं वो एंजाइम उन ठोस पदार्थों को और अघुलनशील पदार्थों को जो है घुलनशील में बदल देते हैं, क्योंकि घुलनशील में बदलने के बाद वही जो घुलनशील पदार्थ है वो राइजोपस के पूरे पौधे में स्थानांतरित होता है या वितरित होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा बीजाणु धानीधर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पोरेंजियोपोर। स्पोरेंजियोपोर। तो बीजाणु धानीधर क्या है, ये अलिंगी जनन के समय, कौन से जनन के समय, अलिंगी जनन के समय यानी अलैंगिक जनन के समय, क्योंकि कुछ जंतुओं में, कुछ पादपों में अलैंगिक जनन होता है या कुछ यानी पादपों में अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन में जो है बीजाणु द्वारा जनन एक विधि है, क्योंकि आपने कई विधियां अलैंगिक जनन की पढ़ी हैं, जैसे आपने पढ़ा है पुनरुद्भवन, विखंडन विधि, बीजाणु जनन विधि। तो ये बीजाणु जनन विधि इस राइजोपस में होती है। तो वही जनन की जो विधि है वो बीजाणु जनन विधि। तो जब अलिंगी जनन होता है तो उस अलिंगी जनन के समय बनते हैं, यानी जब अलैंगिक जनन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तब ये बीजाणु धानीधर का निर्माण होता है, बीजाणु धानीधर बनते हैं। स्टोलन से मूलाभास के पृष्ठ तल की तरफ वायवीय तथा अशाखित शाखाओं के समूह निकलते हैं जो बीजाणु धानीधर कहलाते हैं। देखिए ये लाइन आप चित्र में आसानी से देख करके समझ सकते हैं कि स्टोलन से मूलाभास के पृष्ठ तल की तरफ, यानी स्टोलन से मूलाभास के पृष्ठ तल की तरफ वायवीय तथा अशाखित शाखाओं के समूह निकलते हैं। तो आइए देखिए, ये आपके थे मूलाभास, और इन मूलाभास और स्टोलन के पृष्ठ अधर तल पर यानी ऊपर की दिशा की ओर अशाखित शाखाओं के तंतु निकलते हैं। तो देखिए ये इनमें कोई
जो भी तंतु गए हुए हैं वो अकेले एकल तंतु हैं, उनके साथ में कोई दूसरी शाखा जुड़ी नहीं है। इसीलिए लिखा गया है कि अशाखित तंतु निकलते हैं जिनमें यानी कोई दूसरी शाखा नहीं होती है। तो अशाखित शाखाओं के समूह निकलते हैं यानी ग्रुप में निकलते हैं। देखिए यहाँ पर 3-3 दिखाए गए हैं जो ऊपर की ओर गए हुए हैं, और जो ये ऊपर की ओर गए हुए हैं ये वायवी हैं यानी बाहर की ओर हैं, यानी मिट्टी में ये नहीं धसे हुए होते हैं, जबकि स्टोलन का कुछ हिस्सा और मूलाभास जो है पूर्णतः मिट्टी में धसा होता है, क्योंकि ये जड़ वाला हिस्सा है पूर्णतः मिट्टी में या जिस आधार से उत्पन्न होते हैं उस आधार से पूर्णतः ये हिस्सा चिपका होता है, अंदर धसा होता है। जबकि स्टोलन का कुछ हिस्सा और उसके बाद जो वायवी भाग है वो बीजाणुधानीधर वाला भाग है, यानी जो तंतु ऊपर की ओर निकले हुए हैं वो वायवी हैं, अशाखित हैं, इन्हें बीजाणुधानीधर कहते हैं। और इन्हीं बीजाणुधानीधर में जो है इनके स्वतंत्र सिरों पर बीजाणुधानी का निर्माण होता है। इन्हीं यानी इनके जो बीजाणुधानीधर निकले हुए हैं, तो ये देखिए ऊपर की ओर गए हुए हैं स्पोरेंजियोपोर्स यानी कि बीजाणुधानीधर, और इन्हीं बीजाणुधानीधर में स्पोरेंजियम का निर्माण होता है, बीजाणुधानी का निर्माण होता है, और उसी बीजाणुधानी में स्पोर्स का निर्माण होता है यानी बीजाणुओं का निर्माण होता है, और इन्हीं बीजाणुओं के द्वारा जो है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो राइजोपस की संरचना के ये जो है इन 3 तंतुओं से मिलकर के बनती है। भूस्तारी स्टोलन, दूसरा है मूलाभास राइजोइड्स, तीसरा है बीजाणुधानीधर स्पोरेंजियोपोर। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर के इस पूरी संरचना का निर्माण करते हैं, जिसमें से ये स्टोलन वाला हिस्सा भूस्तारी कहलाता है, यानी ये आधारी हिस्सा जो किसी जो है आधारी पृष्ठ से क्षैतिज दिशा में चारों तरफ वृद्धि करता है या फैलता है। इसके बाद स्टोलन के जो नीचे का हिस्सा है, आपने यहाँ पढ़ा भी है कि स्टोलन की अधर सतह से, स्टोलन की अधर सतह से यानी नीचे की सतह से स्थान स्थान पर कुछ मूलाभास निकले रहते हैं, यानी कुछ मूल निकले रहते हैं, और कई मूल मिलकर के कई जाल सा बना लेते हैं, और ये कैसे होते हैं, शाखित भी होते हैं। इन्हें राइजोइड्स या मूलाभास कहते हैं, और इनका काम होता है कि ये जो है जिस आधार से चिपके होते हैं वहां से एंजाइम्स का श्रावण यानी एंजाइम का इनसे श्रावण होता है, और जिस आधार से चिपके होते हैं उस आधार से ये ठोस पदार्थ अघुलनशील पदार्थ को घुलनशील पदार्थ में बदलते हैं। इसके बाद तीसरा भाग आपने राइजोइड्स का पढ़ा, राइजोपस का पढ़ा है, स्पोरेंजियोपोर यानी बीजाणुधानीधर। ये क्या होता है कि ये जो आपका स्टोलन वाला हिस्सा है, भूस्तारी वाला हिस्सा है, उस भूस्तारी वाले हिस्से के पृष्ठ तल की तरफ ऊपर की ओर स्थान स्थान पर समूह के रूप में तंतु जैसी संरचनाएं बनाते हैं, और जिन्हें हम बीजाणुधानीधर कहते हैं। इन्हीं बीजाणुधानीधर में बीजाणुधानी का निर्माण होता है, और बीजाणुधानी में बीजाणु यानी स्पोर्स बनते हैं। तो ये ऊपर का जो भाग है ये आपका स्पोरेंजियोस्पोर है, और ये स्टोलन है, ये राइजोइड्स है। इस प्रकार आपकी राइजोपस की संरचना समाप्त होती है, और आप चित्र के साथ भी आसानी से समझे, और थ्योरी, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही कम और सटीक थ्योरी दी गई है, जिससे आप आसानी से इसको समझकर आसानी से लर्न भी कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी कॉपी पर इसको अच्छे से फेयर करना। आज के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।